Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start new chapter number 7 वर्षा बहार। ये पार्ट 7 है आपकी हिंदी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 7th मल्हार का। इसका पार्ट 1 है। इसमें एक पोएम दी गई है वर्षा मल्हार, इसको हम रीड करेंगे और दो लाइंस जो है पोएम की उसकी हम प्रसंग सहित व्याख्या भी देखेंगे और बुक की एक्सरसाइज भी देखेंगे। आई वुड लाइक टू फिनिश द चैप्टर इन 1 पार्ट ओनली, लेकिन देखते हैं अगर नहीं हुआ तो एक पार्ट और बना लेंगे इसका। ओके, चलिए कंटेंट शीट देख लेते हैं। तो अभी तक हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चैप्टर नंबर 7 है वर्षा बहार, एक कविता है, पोएम दी गई है, मुकुटधर पांडे जी द्वारा लिखी गई है ये कविता। चलिए कविता को देख लेते हैं। इसको हम प्रसंग सहित व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, मतलब प्रसंग भी देखेंगे और व्याख्या भी करेंगे हर 2 लाइन्स की। ओके, सो हियर इज द पोएम वर्षा बहार। सो वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। सो ये 2 लाइन्स देखनी है हमको, तो इन 2 लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं जो मैंने अभी रीड की। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। नभ मतलब क्या होता है? आकाश। वर्षा बहार, वर्षा मतलब बारिश का मौसम है ना, वर्षा ऋतु की सुंदरता को यहाँ पर दिखाया गया है, बरसात के मौसम की बात यहाँ पर की गई है। घनघोर मतलब होता है घने बादल, ठीक है, जब बहुत ज्यादा बादल छाए हों आसमान में तो हम कहते हैं घनघोर। सो ये 2 लाइन है। इसमें प्रसंग क्या है? कवि ने इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु के आगमन का स्वागत किया है, मतलब जब वर्षा ऋतु आने वाली होती है उस समय स्वागत के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि वर्षा बहार जो है सबके मन को लुभा रही है। नभ में मतलब जब वर्षा की ऋतु आती है तो नभ में यानी आसमान में, आकाश में हर तरफ छटा मतलब बहुत सुंदर एक हमें अनोखा सा एक एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जहां पर बादल घनघोर बहुत घने बादल छाए होते हैं। तो इसकी व्याख्या दी गई है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु की बहार सबके मन को मोह रही है। लुभाना मतलब होता है मोहना। आकाश में बादल घिराए हैं और चारों ओर एक अनोखी छटा छा गई है। प्रकृति वर्षा के आनंद से भर उठी है। नेचर में अब बारिश होने वाली है तो नेचर जो है बहुत ही खुश लग रही है। अब नेक्स्ट वाली जो पंक्ति है वो देख लेते हैं। चलिए रीड करते हैं। सो बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? सो कुछ वर्ड्स हैं जैसे बिजली, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही है, जो बारिश होते वक्त आकाश में, आसमान में जब बिजली चमकती है उसकी बात हो रही है। सो बिजली यानी आकाश में चमकने वाली रोशनी। और झरना, झरना मतलब पहाड़ों से गिरने वाला जल, जो ऊंचाई से जल गिरता है पहाड़ों में उसे हम झरना कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ कवि वर्षा के समय का प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रकृति यानी नेचर में किस तरीके से वर्षा के समय दिखाई दे रही है सारी चीजें, उसके बारे में बात हो रही है। तो व्याख्या क्या है? बादलों की गर्जना, गर्जना मतलब होती है आवाज, ठीक है, गरज या गर्जना यानी आवाज से आकाश पूरा गूंज उठा है। जब बिजली कड़कती है तो कितनी जोर से आवाज होती है। बिजली चमक रही है, चारों ओर पानी बरस रहा है और झरनों में जलधारा बह रही है। प्रकृति इस समय जीवन से भर उठी है, ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति जीवंत है, जीवित है। फिर है नेक्स्ट वाली पंक्तियां हम देखते हैं। चलती हवा है ठंडी, चलिए रीड कर लेते हैं। सो चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनें सब। मालिन मतलब होती है बगीचे की देखभाल करने वाली महिलाएं, जैसे माली होते हैं ना, गार्डनर बोलते हैं, वैसे ही मालिनें। तो ये क्या करती हैं? बगीचे की देखभाल करती हैं। और डालियां मतलब होती है शाखाएं, पेड़ों की जो डालियां होती है, शाखाएं होती है, उसे कहा गया है। तो इसमें प्रसंग क्या है? कवि वर्षा में फैले आनंद और ताजगी का वर्णन कर रहा है यहाँ पर, या कर रहे हैं लिखिएगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि चलती हवा है ठंडी, मतलब ठंडी ठंडी हवा बह रही है, हिलती है डालियां सब, हवा की वजह से, हवा चलने की वजह से पेड़ों की जो डालियां हैं झूम रही हैं। बागों में गीत गा रही हैं, गीत कैसे हैं? सुंदर, सुंदर मतलब बहुत प्यारे गीत गा रही हैं। कौन गाती है? मालिनें सब। बागों में जो माली स्त्रियां हैं खुशी से गीत गा रही हैं, हर ओर आनंद का वातावरण छा गया है, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, यहाँ पर रीड कर लेते हैं। सो ताल, ताल मतलब होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है मैं लिख देती हूँ, ताल मतलब होता है तालाब, ठीक, मतलब पानी का कोई भी स्रोत।
जो जमा हो। तो तालों में जीव जलचर, जलचर को क्या होते हैं, जल में रहने वाले जीवों को हम जलचर कहते हैं। तो जो तालाब में जीव हैं अति है प्रसन्न होते, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। फिरते लाखों पपीहे, पपीहे एक ऐसा पक्षी है जो वर्षा की प्रतीक्षा करता है, पपीहा वेट करता है कि कब बारिश होगी। तो बहुत सारे लाखों पपीहे वेट कर रहे हैं। ग्रीष्म ताप खोते, ग्रीष्म यानी गर्मी, ताप मतलब भी होता है गर्मी, टेम्परेचर, और ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम। ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो कवि बता रहे हैं कि वर्षा से जीव जंतु भी आनंदित हैं। कहाँ के जीव जंतु, तो तालाब के, तालाबों में रहने वाली मछलियां और अन्य जलचर बहुत प्रसन्न हैं। जलचर यानी जल में रहने वाले जीव। गर्मी से परेशान पपीहे, जो गर्मी के कारण बहुत परेशान हैं, वर्षा होने के कारण वर्षा की ठंडक पाकर इधर उधर उड़ रहे हैं, उनका दुख मिट गया है। दुख मिट जाना मतलब जो कष्ट था गर्मी के कारण वो अब खत्म हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे और लाइनें दी गई हैं। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, नृत्य मतलब होता है नाचना, डांस। लुभाना, मेंढक लुभा रहे हैं, लुभाना मतलब आकर्षित करना, मन को प्रसन्न करना। गाकर सुगीत प्यारे, मेंढक लुभा रहे हैं। देखो मेंढक की आवाज कैसी होती है, टर टर, है ना, अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसा मौसम है कि मेंढक की आवाज भी ऐसा लग रहा है कि वो सुगीत गा रहे हैं, अच्छा सा कोई गाना गा रहे हैं। तो यहाँ कवि वर्षा में नाचते मचलते जीवों का चित्र खींचते हैं। ठीक है, व्याख्या क्या है, बारिश के मौसम में सारे मोर वन में नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मेंढक अपनी आवाज में गीत गाकर वातावरण को मधुर बना रहे हैं। ये दृश्य प्रकृति की प्रसन्नता को दर्शाता है कि प्रकृति में कितनी ज्यादा खुशियां छाई हुई हैं। अब हम ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं या लाइनें देख लेते हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ मतलब होता है सुगंध, ये पिछले चैप्टर्स में भी हम ये वर्ड देख चुके हैं। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, आमोद मतलब होता है खुशियां, आनंद, प्रसन्नता। सो कवि वर्षा में फैले आनंद और सौंदर्य का वर्णन करते हैं, करते, और ये नहीं आएगा है। यहाँ व्याख्या है, गुलाब खिले हुए हैं, देखा हमने, गुलाब खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तो जो गुलाब के फूल है वो खिले हुए हैं, जिसके कारण सौरभ यानी सुगंध चारों ओर फैल रही है। उड़ा रहा है मतलब फैलना। बगीचों में आनंद और खुशी का वातावरण छाया हुआ है, प्रकृति मानो उत्सव मना रही हो। फिर है, चलते हैं हंस कहीं पर, चलिए देख लेते हैं इन लाइंस को। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, ऐसी जो हंसों की एक कतार, लाइन बना के हंस चल रहे हैं ना। हंस एक प्रकार का पक्षी। मनहर मतलब होता है, जैसे यहाँ लिखा है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। मनहर मतलब मन को हर लेने वाला, मन को बहुत प्यारा लगने वाला, आनंददायक। ठीक है, कवि यहाँ बताते हैं कि वर्षा ऋतु मनुष्यों के लिए भी आनंद का समय है। हर हंस जो है पंक्तिबद्ध होकर सुंदरता से उड़ रहे हैं। हंस कैसे, पंक्तिबद्ध होना मतलब एक लाइन बनाकर एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है। किसान क्या कर रहे हैं, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। किसान अपने खेतों में काम करते हुए खुशी के गीत गा रहे हैं, क्योंकि वर्षा फसल के लिए वरदान है। मतलब वर्षा होगी तभी तो खेतों में हम सिंचाई कर पाएंगे, अनाज उगा पाएंगे, राइट। नाउ लास्ट 2 लाइन्स आर, लेट अस जस्ट रीड। यहाँ लिखा है, इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर। जो भू मतलब होता है भूमि, यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। भू यानी भूमि या अर्थ, धरती। ठीक है, इस भांति जितनी चीजें हमने देखी बारिश से रिलेटेड, इसी तरीके से बारिश क्या है, अनोखी है, अद्भुत है, विशेष है। और वर्षा बहार जो है वो भू पर यानी धरती पर एक अनोखी छटा भी घेर रही है। सारे जगत की शोभा, पूरी दुनिया की शोभा है, सुशोभित कर रही है, सुंदरता बढ़ाती है पूरी दुनिया की, निर्भर है इसके ऊपर। पूरे दुनिया की जो सुंदरता है, हरियाली है, सब किस पे निर्भर है, बारिश पर। ये बहुत प्यारी वर्षा से रिलेटेड एक कविता थी जो मुकुटधर पांडे जी ने लिखी थी। अब इन 2 लाइनों की व्याख्या देख लेते हैं। वर्षा ऋतु पृथ्वी की, मैंने अभी बताया आपको, भू मतलब भूमि यानी पृथ्वी। वर्षा ऋतु पृथ्वी की सबसे सुंदर और अनोखी ऋतु है। धरती की हरियाली, जीवन और सुंदरता इसी पर निर्भर है, इसीलिए वर्षा को जीवन की बहार कहा गया है। ठीक, मुकुटधर पांडे जी का यहाँ पर हमें जीवन परिचय दिया गया है। चलिए रीड कर लेते हैं। वर्षा बहारी जो कविता है, इसका मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। ये इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका जीवन काल 1895 AD से 1989 AD तक था।
ना प्रकृति सौंदर्य की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से उन्होंने प्रकृति के, नेचर के सौंदर्य को अच्छे से अपनी कविताओं में बताया है। किशोरावस्था में जब वो अडल्टहुड में थे, टीन एज में थे, तब से ही किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता और लेख लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं, जो उस समय न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह आती थी, सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। पद्मश्री एक अवार्ड है जो इंडिया में जो कुछ किसी फील्ड में इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं उस फील्ड में व्यक्ति को दिया जाता है। तो भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से सुशोभित किया है। ओके, तो ये कवि का परिचय हो गया। अब हम एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर इन वन सिंगल वीडियो ओनली। नाउ सबसे पहले दिया हुआ है पार्ट से। अब यहाँ पर मेरी समझ में नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका कौन सा उत्तर है सही, वहां हमें स्टार बनाना है। और इसी का सेकेंड पार्ट है कि सबने अलग अलग उत्तर चुने होंगे, तो आपने ये उत्तर क्यों चुना वो आपको बताना है। तो 5 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। सो पहला है यहाँ पर, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है? दुख और निराशा का, आनंद और प्रसन्नता का, भय और चिंता का, या क्रोध और विरोध का? सो आनंद और प्रसन्नता का। तो यहाँ पर हम स्टार बना देंगे। इसका कारण क्या है इस आंसर को चुनने का? कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन बहुत हर्ष यानी खुशी और उल्लास से किया है। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा, झरनों का बहना, मोरों का नृत्य और किसानों का गाना, ये सभी दृश्य खुशी और जीवन का संदेश देते हैं। इसीलिए कविता में आनंद और प्रसन्नता का भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है। नाउ सेकेंड देख लेते हैं। सो नभ पे छटा अनूठी और घनघोर छा रही है, ये 2 चीजें लिखी हुई थी पोयम में। इन पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है? नभ में छटा अनूठी या घनघोर छा रही है, बादलों के घिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य, या आमोद, आमोद यानी हर्ष, खुशी, छा जाने का दृश्य। सो इसका आंसर है, यहाँ पर देख लेते हैं हम, बादलों के घिरने का दृश्य। जब पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं तो उस समय को कहा गया है इन 2 हम फ्रेजेस के द्वारा। कारण क्या है? कवि ने लिखा है कि आकाश में अनूठी छटा फैली हुई है और घने बादल छा गए हैं। यह वर्षा ऋतु के आने का संकेत है, जब आसमान में बादल मंडराते हैं और वातावरण सुंदर हो जाता है। इसीलिए ये पंक्तियां बादलों के घिरने का दृश्य दिखाती हैं। नाउ थर्ड देख लेते हैं। तो कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है, क्योंकि अनोखी बहार क्यों कहा है कविता को? कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है। इसका कारण क्या है? हम पहले यहाँ पे स्टार बना लेंगे। वर्षा से प्रकृति में नव जीवन आता है, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, नदियां तालाब भर जाते हैं और जीव जंतु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को राहत मिलती है। इस प्रकार वर्षा सबके जीवन में बहार और खुशी लाती है। इसीलिए कवि ने इसे क्या कहा है? अनोखी बहार। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वन। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। हमने देखा था कि बारिश पे ही सारे जगत यानी दुनिया, वर्ल्ड, सारी दुनिया की शोभा यानी सुंदरता जो है बारिश पर ही निर्भर है। तो इसका क्या अर्थ है इस पंक्ति का? प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा जो है वो पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है, मतलब यहीं से जीवन पॉसिबल है। बादलों की सुंदरता में ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसका आंसर है, यहाँ पर हम स्टार बना देंगे कि वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। यदि वर्षा ना हो तो धरती सूख जाए, पौधे मुरझा जाए और जीव जंतुओं का जीवन कठिन हो जाए। वर्षा से ही धरती की सुंदरता और जीवन बना रहता है धरती पर। इसीलिए कवि कहता है कि समस्त जगत की शोभा जो है वो वर्षा पर ही निर्भर है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ जो 2 पंक्तियां दी गई हैं, ये 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इनका आपको क्या अर्थ समझ में आया वो लिखना है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला देख लेते हैं। फिरते लाखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। तो इसका मैंने प्रसंग सहित व्याख्या बता दिया है, फिर भी इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या और मुख्य भाव बताना है, क्या अर्थ है वो बताना है।
तो इन पंक्तियों में कवि वर्षा ऋतु में पक्षियों की खुशी का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। चित्र प्रस्तुत करना मतलब विवरण देना, व्याख्या करना। गर्मी से परेशान जो पपीहे हैं वर्षा की ठंडक पाकर प्रसन्न हैं। वनों में मोर खुशी से नाच रहे हैं, है ना, ये देखा हमने नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे करते हैं ना। इन दृश्य से पता चलता है कि वर्षा से प्रकृति और प्राणी दोनों ही आनंदित हो उठते हैं। इसका मुख्य भाव क्या है? प्रकृति या वर्षा जो है वो वर्षा ऋतु जीव जंतुओं को नई ऊर्जा और प्रसन्नता प्रदान करती है। नाउ नेक्स्ट वाला है, इसमें चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इसका भी मैं आपको व्याख्या बता चुकी हूँ। यहाँ कवि वर्षा में मनुष्य और पक्षियों की प्रसन्नता का चित्र खींचता है कि किस तरीके से मनुष्य और पक्षी जो है वो खुश हैं। हंस पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उड़ रहे हैं। ये अनुशासन और सौंदर्य का प्रतीक है। बहुत सुंदर एक सीन हमें देखने को मिलता है। वहीं किसान खेतों में कार्य करते हुए हरे भरे गीत गा रहे हैं, क्योंकि वर्षा उनके लिए जीवन और फसल की आशा लाती है। इसका मुख्य भाव है वर्षा न केवल प्रकृति को बल्कि मनुष्य के जीवन को भी आनंदित और उत्साह से भर देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमें मीनिंग सही मैच करना है। 2 स्तंभ दिए गए हैं इसमें और इसमें करेक्ट मीनिंग है, तो सही भावार्थ से मैच करना है। जैसे पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, उसको 2 से मैच करना है इस तरीके से, ठीक है। फिर चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, कि डालियां भी हिल रही हैं, शाखाएं भी हिल रही हैं। ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं, तो ये 6th वाले से मैच हो जाएगा। देन तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, ताल यानी तालाब, तो वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न होते हैं, ये पहले वाले से मैच हो जाएगा। देन फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते, तो हमने पपीहे के बारे में पढ़ा था कि वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं, तो यहाँ पे 3rd वाले से इसको मैच कर देंगे। देन खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, सौरभ यानी खुशबू, कि किस तरीके से खिले हुए फूल जैसे कि गुलाब जो है प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। ये सही है, सामने लिखा हुआ है, तो इसको इससे मैच करेंगे। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती है, तो ये 4th वाले से मैच हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है सोच विचार के लिए। अब कुछ प्रश्न है, एक एक करके हम देखेंगे, तो कविता को एक बार और पढ़ना है और इन प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो एक एक करके देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं, है ना। ये यहाँ पे प्रश्न देख लिया हमने कि कौन कौन गीत गा रहे हैं कविता में और क्यों गा रहे हैं गीत को। तो इसका आंसर क्या होगा? कविता में मालिनी, मेंढक, किसान गीत गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? मालिनी बागों में काम करते हुए प्रसन्नता से गीत गाती हैं। मेंढक वर्षा की खुशी में टर की ध्वनि करते हैं, जो कि एक सुगीत जैसा फील हो रहा है। और किसान खेतों में काम करते हैं। वर्षा ऋतु सभी के लिए आनंद और राहत लाती है। इस खुशी से प्रेरित होकर हर कोई अपने अपने ढंग से गीत गाकर प्रसन्नता व्यक्त करता है या दिखाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बिजली चमक रही बादल गरज रहे, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। जीव जो रह रहे हैं तालाब में वो बहुत खुश हैं वर्षा के कारण। सो कविता का मुख्य विचार ये है कि वर्षा ऋतु प्रकृति और जीवन में नई ऊर्जा, आनंद और सौंदर्य भर देती है। इसके कारण धरती की हरियाली, जीव जंतुओं की प्रसन्नता और मानव जीवन का उत्सव लौट आता है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया हमारा। नाउ 3rd वन देख लेते हैं यहाँ पर। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। मस्तिष्क यानी दिमाग, हमारे माइंड में एक सुंदर सा गुलाब का चित्र बनता है, दिखता है हमें। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है, वो बताना है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता बताना नहीं है, बल्कि पूरी प्रकृति में फैल रही खुशबू और प्रसन्नता को दिखाना है। गुलाब यहाँ प्रकृति की जीवंतता, मतलब किस तरीके से प्रकृति ऐसा फील हो रहा है कि जीवंत है, उसमें लाइफ है, और प्रकृति में किस तरीके से आनंद जीव जंतु में फैला हुआ है, उसका प्रतीक यहाँ पर गुलाब को बताया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कविता में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिसमें सकारात्मक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड का उल्लेख किया गया है, जैसे गीत गाना, नृत्य करना, सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। सबसे पहले पॉजिटिव जो सेंटेंसेस दी गई हैं, जैसे बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है।
अभी जो वर्षा बहार नाम दिया गया है पोयम को, इसका कारण क्या है? सो इन सब जो दृश्य हमने पढ़े, इसमें आनंद, सौंदर्य और जीवन का उल्लास झलकता है। इसीलिए कवि ने इस कविता का नाम वर्षा बहार रखा, क्योंकि यह वर्षा ऋतु वास्तव में धरती पर एक बहार बनकर आती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है अनुमान और कल्पना से कुछ क्वेश्चन है, 3 है, इनके हमें चर्चा करनी है और इनके आंसर बताने हैं। एक एक करके देखेंगे। पहला है, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में कहा गया कि वर्षा पर सारे संसार, सारे वर्ल्ड की जो शोभा है वो निर्भर करती है। अगर वर्षा का अभाव हुआ, मतलब वर्षा सही से नहीं हुई, तो इसमें मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है वो बताना है। तो इसका आंसर है, यदि वर्षा ना हो तो धरती सूख जाएगी, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और फसलें नष्ट हो जाएंगी। इससे मनुष्य और जानवरों को भोजन और पानी नहीं मिल पाएगा। तालाब, नदियां और कुएं सूख जाएंगे और गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। लोग और जानवर प्यास व भूख के कारण परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वर्षा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिजली चमक रही, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं, मतलब ये नेचर में होता है जब भी बारिश होती है। तो इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है वो बताना है। यहाँ पर आप सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में सोच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बिजली चमकने और बादल के गरजने से कभी लोग डर भी जाते हैं, खासकर बच्चे डर जाते हैं। तेज गरज यानी तेज जो गरजते हैं बादल, इससे छोटे पशु पक्षी कहीं छिप जाते हैं। कभी कभी बिजली गिरने से नुकसान भी हो जाता है। लेकिन बादलों की गरज और बिजली ये संकेत भी देते हैं कि जल्द ही अच्छी वर्षा होगी, जो खेत, फसल, पेड़ पौधों और प्रकृति के लिए लाभकारी है। इसीलिए इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव हो सकता है। नाउ ग वाला है, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे ये भी बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। वर्षा होने पर मोर जो है अपने पंख फैलाकर नाचते हैं। मेंढक जो है वो टर की आवाज में गाते हैं। चिड़िया जो है पेड़ों की डालियों पर बैठकर चहचहाती है। गाय, हिरन, खरगोश जैसे जानवर खुलकर घूमने लगते हैं। तालाबों में छोटी मछलियां उछलने लगती हैं। सब जीव जंतु खुश होकर प्रकृति के आनंद में शामिल होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपकी रचनाएं। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। पहला है, कविता में वर्णन किया गया है कि मोर नृत्य कर रहे हैं, मतलब मोर डांस कर रहे हैं। मेंढक जो है सुगीत गा रहे हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं। इसका चित्रित कीजिए, मतलब इसको सही से समझाइए। तो इसका आंसर क्या होगा पहले वाले का? वर्षा होने लगी थी, आकाश में बादल घिरे थे, हवा ठंडी चल रही थी। जंगल के बीच एक खुली जगह में कई मोर खुश होकर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। उनके पंखों के रंग बादलों की रोशनी में चमक रहे थे। दूसरी तरफ तालाब के किनारे कई मेंढक टर करते हुए मीठी आवाज में गाना गा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी उत्सव में डूब गया है। प्रकृति मानो कह रही हो, देखो वर्षा आ गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार कीजिए। बारिश से रिलेटेड कोई कहानी आपने सुनी होगी, उसको जोड़कर और यहाँ पर आपको एक और कहानी क्रिएट करनी है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, आप ये भी लिख सकते हैं, बहुत समय पहले धरती पर वर्षा नहीं हो रही थी, नदियां सूख रही थी और लोग परेशान थे। तभी एक दिन जंगल के राजा मोर ने देवताओं से वर्षा लाने का निश्चय किया। वे बादलों के सामने जाकर सुंदर नृत्य करने लगा। उसका नृत्य देखकर बादल प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर्षा करने का फैसला किया। वर्षा शुरू होते ही मेंढक खुशी से गाने लगे, पंछी चहचहाने लगे और पेड़ों में फिर से हरियाली लौट आई। तब से हर वर्ष जब वर्षा ऋतु आती है, मोर नृत्य करता है और मेंढक गीत गाते हैं। ये प्रकृति की खुशी का संकेत है। कुछ भी कहानी आप बनाकर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस कविता में प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए। उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों बनाया है वो भी बताना है। तो इस तरीके का कुछ आप चित्र बना सकते हैं कि जैसे बादल बना दिए, है ना, मोर बना दिया सिंपल सा, यहाँ इस तरीके से पेड़ बना दिए, यहाँ पर पॉन्ड बना के इसमें पानी फिल कर दिया, मेंढक बना दिए। अब इसमें क्या क्या बनाया आपने ये बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने वर्षा ऋतु का एक सुंदर चित्र बनाया। चित्र में बादलों से बारिश की बूंदें गिर रही है। इस तरीके से बूंदे ड्रॉ कर देंगे ब्लू कलर से। बीच में एक तालाब है जिसके किनारे हरे भरे पेड़ हैं। तालाब के पास कुछ मेंढक गा रहे हैं। एक बड़ा मोर पेड़ के नीचे अपने पंख फैलाकर यहाँ देख सकते हैं नृत्य कर रहा है। हवा में ठंडक है और धरती हरियाली से ढकी हुई है। यह दृश्य प्रकृति की खुशी और वर्षा की सुंदरता को दर्शाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शब्द से जुड़े शब्द। आप समूह में चर्चा करनी है और वर्षा से जुड़े शब्द यहाँ पर लिखने हैं, जैसे उत्साह,
उत्साह के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ऐसे ही आप यहाँ वर्ड फिल कर लेंगे, बारिश, बादल, बिजली, गरज, बूंदे, इंद्रधनुष, तालाब, नदी, नाला, मेंढक, मोर, ठंडी हवा, हरियाली, काली घटा, खेत, फसल, पानी, झरना, उमंग, खुशी, बहुत से वर्ड्स मैंने दे दिए हैं, आप इनमें फिल कर लेंगे कोई से भी। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कविता की रचना। ये जो कविता लिखी गई है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, तो वर्षा बहार पर यहाँ अंडरलाइन किया गया है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। वर्षा एक ऋतु का नाम है, एक मौसम का नाम है, वर्षा ऋतु होती है, और बहार जो है वसंत, ये दूसरा नाम है, दूसरी ऋतु का नाम है। वसंत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है ना। सो वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। जैसे बहार यानी वसंत ऋतु जो है इसमें हर तरफ हरियाली होती है, और वर्षा को सुंदर बनाने के लिए, वर्षा ऋतु को और सुंदरता के साथ व्याख्या करने के लिए उसके साथ बहार शब्द का यूज हुआ है। तो इस कविता में ऐसी अन्य विशेषताएं छुपी हुई हैं। ये तो एक विशेषता हो गई है ना, ऐसी और विशेषताएं हैं। कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं और कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। सो आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाने की, और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और आपको आपस में डिस्कस करना है। तो मैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ, कुछ विशेषताएं जो है रचना से जुड़ी हुई कविता में दिखाई देने वाली विशेषताएं, जैसे प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, वर्षा ऋतु में सभी जीव जंतुओं की खुशी का चित्रण किया गया है, शब्द जो है वो मिठास और लय से भरे हुए हैं, दृश्यात्मक मतलब इमेजरी वर्णन है कि आप इमेजिन कर रहे हैं पोयम को पढ़ते हुए, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बारिश हो रही है, मोर नाच रहे हैं, आपको दिख रही हैं चीजें, पढ़ते ही मन में चित्र बन जाते हैं। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है पोयम में, और आनंदपूर्ण भाव है, खुशी का माहौल दिखाया गया है। प्रकृति और मनुष्य के संबंध पर ध्यान दिया गया है। मोर का नृत्य और मेंढकों का जो संगीत है उससे जो प्रकृति है वो उत्सव जैसा माहौल उसमें देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है कविता के सौंदर्य। इसी में पहला है, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ये ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। शब्द हटा दिए गए हैं कुछ इसमें से, जैसे ये ब्लैंक है ना, तो कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, और साथ में ब्रैकेट में मिलते जुलते शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए, जो शब्द इस पंक्ति में जच रहे हैं उन पर आपको घेरा बनाना है। ठीक है, तो जैसे पहला है डैश बहार सबके मन को लुभा रही है, तो यहाँ पर बरखा आ जाएगा। बारिश, बरसात, वृष्टि, आ तो और भी सकते हैं, बारिश भी लिख सकते हैं, लेकिन बरखा सबसे ज्यादा सूट करेगा, तो यहाँ पर आप बरखा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं टिक कर दूंगी, वो आप खुद फिल कर लेंगे इसमें। तो डैश में छटा अनूठी घनघोर छा रही है, गगन में बिजली चमक रही है, डैश गरज रहे हैं, जलधर गरज रहे हैं, डैश बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, तो यहाँ पर नीर भी लिख सकते हैं। ठीक ना, अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों के जच रहे हैं, ये आपको खुद में डिस्कशन करना है। ओके ना, नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है विशेषण। देखो विशेषण क्या होता है, संज्ञा आप जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। उस संज्ञा की कोई विशेषता बताता है तो ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी सब, इस पंक्ति में जो सुंदर शब्द है ये गीत की विशेषता बता रहे हैं। गीत क्या है, संज्ञा है ना, नाउन है। सॉन्ग क्या है, नाउन है। अब गीत कैसे हैं, गीत की विशेषता है, हम ऐसे कह सकते हैं ना, अच्छे गाने नहीं है, मतलब गीत की विशेषता क्या है कि वो अच्छे नहीं है। अब यहाँ लिखा है सुंदर गीत, मतलब गीत कैसे हैं, सुंदर है, तो गीतों की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, सुंदर। तो ये सुंदर क्या हो गया, विशेषण। गीत एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष्य है, मतलब गीत हमारा हो गया विशेष्य। यहाँ मैं लिख देती हूँ, गीत क्या हो गया, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और सुंदर क्या हो गया, विशेषण जो कि विशेषता को बता रहा है। ऐसे ही हमें यहाँ जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें से विशेषण और विशेष्य पहचान कर लिखने हैं। जैसे नभ में छठा अनूठी, तो छठा कैसी है, अनूठी है, तो छठा हमारा विशेष्य हो गया जिसकी विशेषता बताई गई है, और छठा है कैसी, अनूठी, तो अनूठी क्या हो गया, विशेषण हो गया। बाकी के हमें बताने हैं तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप फिल कर लेंगे। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, कतार क्या है, संज्ञा, लाइन, और कतार कैसी है, सुंदर है, तो ये कतार विशेष्य और सुंदर विशेषण। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, अब सुगीत, संगीत कैसा है, प्यारे हैं, तो ये इस तरीके से लिख देंगे। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, हवा कैसी है, ठंडी है, तो हवा की विशेषता बताने वाला शब्द ठंडी क्या है, विशेषण है, और हवा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, विशेष्य है।
ठीक। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखना है। जैसे वर्षा के बारे में हम क्या क्या यूज करते हैं, पानी के बारे में ऐसे शब्द जो वर्षा की विशेषता बता रहे हूँ। जैसे घनघोर वर्षा हो रही है, तो घनघोर शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। तो ऐसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे दिए, आप फिल कर लेंगे। जैसे वर्षा के लिए सुहावनी वर्षा, मनभावनी वर्षा, पानी स्वच्छ पानी, शीतल पानी, बादल के लिए काले घने बादल, गर्जन करते हुए बादल, डालियां लहराती हुई डालियां, हरी भरी डालियां, गुलाब सुगंधित गुलाब, खिला हुआ गुलाब, राइट। तो ऐसे हम विशेषण यूज करते हैं विशेष्य को दर्शाने के लिए। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ऋतु और शब्द, फिरते लाखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। देखो ताप जो वर्ड है ना, टेम्परेचर तापमान से रिलेटेड है। ये गर्मी, जब हम गर्मी की बात करते हैं, गर्मी मौसम की बात करते हैं, तो टेम्परेचर की हम खुद ब खुद बात करते हैं। सो ग्रीष्म से जुड़ा हुआ है ये शब्द, है ना। सो भारत में प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो 6 ऋतुएं हैं, 6 मौसम होते हैं जिनके नाम यहाँ पर आगे आपको दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं वसंत ऋतु जो मार्च से अप्रैल तक आती है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का समय मई जून, फिर वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में आती है, शरद ऋतु सितंबर और अक्टूबर में आती है, देन हेमंत ऋतु जो है वो नवंबर दिसंबर के मंथ में होती है, शिशिर जो है जनवरी फरवरी में आती है। अब इन ऋतुओं का नाम लेते हैं, जैसे ग्रीष्म गर्मी का नाम लिया तो ताप वर्ड आया, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड यहाँ हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं, आप देख सकते हो। और इन में से हमें चुन करके कौन सा किस मौसम से रिलेटेड है, जैसे धूप गर्मी से रिलेटेड है, तो ये हमें फिल करना है सभी मौसम के आगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर करके दे दिया है, आप फिल कर लेंगे। जैसे वसंत ऋतु क्या होती है, हरियाली, बहार, बयार, हल्की हवा बह रही है। ग्रीष्म ऋतु में धूप, तपन, ताप, जेठ, लू, उमस, ये सब मैंने ब्रैकेट में से फिल किया, आप देख लेंगे। वर्षा में सावन, रिमझिम, झड़ी, बादल फटना, वर्षा वृष्टि। देन शरद ऋतु में ओस, शीतलता, साफ हल्की धूप। हेमंत में कोहरा, ठंडक, हल्की जैकेट वाली ठंड, धुंध। फिर शिशिर में कड़ाके की ठंड, हिमपात, पाला, ठिठुरन। ठीक। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पाठ से आगे आपकी बात। यहाँ 5 प्रश्न है, इनके आंसर आपको करने हैं, तो एक एक करके हम पांचों प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं वो बताना है। तो इसका आंसर है, वर्षा के समय हमारे क्षेत्र में वातावरण ठंडा और ताजा हो जाता है, पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं, खेतों में पानी भर जाता है, नदियां तालाब भी भरने लगते हैं, कभी कभी कीचड़ और पानी जमा होने से रास्ते फिसलन वाले हो जाते हैं, हवा में मिट्टी की सुगंध फैल जाती है और मौसम बहुत मनभावन हो जाता है। आपको क्या फील होता है अपने आसपास वर्षा ऋतु के आने पर, वो आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए। जब बारिश होती है तो उस समय स्कूल जाना आना, उस वक्त क्या फेस करते हैं वो बताना है, और कोई एक इम्पॉर्टेंट या रोचक घटना भी साझा करनी है आपको दोस्तों के साथ। तो इसका आंसर है, बारिश में स्कूल जाते समय रास्ते में कीचड़ और पानी भरे रहते हैं, हमें छाता या रेनकोट लेकर जाना पड़ता है, कभी कभी तेज हवा चलने पर छाता उलट भी जाता है, यहाँ डॉट आएगा, जूतों में मिट्टी लग जाती है, पर बारिश की बूंदों और मिट्टी की खुशबू से मन बहुत अच्छा लगता है। एक बार तेज बारिश में सड़क के किनारे पानी में छोटी मछलियां तैरती हुई दिखी, वह दृश्य मुझे आज भी याद है। ऐसी कोई भी घटना आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्षा ऋतु में मुझे बारिश में भीगना, छत से पानी गिरते देखना और खेतों में हरियाली देखना बहुत अच्छा लगता है। गरम चाय, पकोड़े और ताजगी हवा भी मन को भाती है, लेकिन इस ऋतु में बाहर घूमना, खेलना और सफर करना कठिन हो जाता है, कपड़े सूखने में समय लगता है और कभी कभी बिजली भी चली जाती है। नाउ नेक्स्ट इज, बारिश के मौसम में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, इसका आंसर करना है। बारिश के समय पक्षी जो है पेड़ों की घनी डालियों और छज्जों के नीचे बैठकर खुद को सुरक्षित रखते हैं। गाय भैंस जैसे जानवर छप्पर या शेड में रहना पसंद करते हैं। मेंढक पानी में रहते हैं, इसलिए उन्हें समस्या नहीं होती, पर छोटे कीड़े पतंगे जो होते हैं वे बह जाते हैं। कभी कभी तालाब नाले में पानी बढ़ने से जानवरों को भोजन तलाशने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट इज, अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित आपको एक कविता की रचना करनी है। आप कोई भी पोएम लिख सकते हैं, उसमें अपने घर और आस पड़ोस की जुड़ी हुई बातें सम्मिलित करनी है कविता में। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आप अपने हिसाब से कविता लिख सकते हैं। मैंने नाम दिया है कविता का, वर्षा आई, घनघोर घटाएं छा गई, आंगन में ठंडी हवा आई, बरस पड़ा पानी झमाझम, धरती ने मुस्कान दिखलाई, छत से टपक रही बूंदे झरझर, गली में पानी बहता जाए, बच्चे कागज की नाव लिए खुश होकर खेलें, गीत
गीत गाए। आम के पेड़ों से टपके रस, मिट्टी में महके खुशबू प्यारी, मोर नाचे बागों में झूमे, मेंढक भी गाए तान पुकारी, नदी ताल सब भर गए पानी से, खेतों में हरियाली छाई, कहती माँ अब फसलें लहराएंगी, सचमुच सुख की ऋतु यह आई। तो इस तरीके से आप खुद भी अपने हिसाब से रचना कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया गया है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर, ये लाइन लिखी थी पोयम में। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं, आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में एक मैगजीन पब्लिश होती है, उसके आप एडिटर हैं, उसमें आप भी कुछ चीजें लिखते हैं। आप एक किसान का इंटरव्यू कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं, जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहे हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है कि आप अपने ग्रुप से मिलकर इस किसान के, जो फार्मर है, इसके इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछेंगे ये आप इकट्ठे कर लीजिए, और फिर नाटक के थ्रू आपको अभिनय प्रस्तुत करना है। एक आप ड्रामा कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर, कोई इंटरव्यूअर बन जाएगा और कोई किसान बन जाएगा। जैसे कैसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्या पूछेंगे किसान से कि आपका नाम क्या है, आप किस गांव में खेती करते हैं, आप सबसे अधिक कौन सी फसल उगाना पसंद करते हैं, वर्षा ऋतु आने पर आपको कैसा लगता है, आप खेत में काम करते समय गीत क्यों गाते हैं, क्या वर्षा फसलों के लिए उपयोगी है, यदि समय पर वर्षा ना हो तो खेती पर क्या असर पड़ता है। इस तरीके के कुछ प्रश्न आप पूछ सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर वर्षा के दृश्य। अब क्वेश्चन है, एक एक करके देखेंगे। पहला है, वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है। कुछ चीजें बारिश में होती हैं लेकिन इस पोयम में नहीं दी गई है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष का दिखना, राइट। ऐसी और चीजें बतानी है, और बाकी के क्वेश्चन भी आगे एक एक करके देखेंगे। तो और चीजें क्या हैं जो इसमें नहीं बताई गई हैं, जैसे पहला तो दिया है आकाश में इंद्रधनुष का दिखना, बच्चे कागज की नाव चलाते हुए दिखते हैं, पेड़ों से टपकती बूंदे और पत्तों पर चमकती नमी, बिजली के खंभों से गिरता पानी या उसकी धाराएं, लोग छाता लेकर सड़कों पर चलते हुए, नालों नदियों में तेज बहाव मतलब पानी बहुत ज्यादा बहता है, मिट्टी की सौंधी खुशबू फैलना, आसमान में उड़ते पक्षियों का झुंड, सड़क के किनारे जमा पानी में प्रतिबिंब बनना मतलब परछाई दिखना, खेतों में किसान फसल के लिए भूमि जोतते हुए। ऐसे कुछ सीन नहीं बताए गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है, मतलब जब बारिश होती है तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पहले बिजली दिखाई देती है, मतलब लाइट दिखती है आसमान में, या उसकी आवाज, बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है, या दोनों साथ साथ सुनाई और दिखाई देते हैं। आपको पता करना है, ये आप साइंस में भी पढ़ेंगे। सो इसका आंसर है, आकाश में पहले हमें लाइट दिखती है, फिर बादलों की आवाज जो गर्जन होती है ना वो सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है, प्रकाश की जो गति है, वो साउंड की स्पीड से अधिक होती है। प्रकाश जल्दी ट्रेवल करता है, इसीलिए हमारी आंखों तक जल्दी दिखता है, लेकिन आवाज जो साउंड है, ध्वनि यानी जो साउंड है, उसकी स्पीड लाइट के कंपैरिजन में स्लो है। इसीलिए बिजली की चमक हमारी आंखों तक पहुंचती है पहले, और फिर बाद में बादल की गर्जना हमारे कानों तक पहुंचती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई देते हैं वो बताना है। तो जैसे पेड़ को देखा हमने, तो पेड़ के पत्ते वर्षा से पहले कैसे रहते हैं, सूखे रहते हैं, मुरझाए रहते हैं, धूल से भरे रहते हैं, और वर्षा के बाद हरे, ताजगी से भरे और चमकदार होते हैं। मिट्टी फटी हुई सूखी रहती है, बारिश के बाद गीली, नम और सुगंधित होती है। पेड़ जो है झुके हुए बेजान से लगते हैं, और बारिश के बाद सीधे, हरे और जीवन से भरे लगते हैं। वातावरण यानी आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा होता है, गर्म और भारी बारिश से पहले, और बारिश के बाद ठंडा, ताजा और सुहावना वातावरण हो जाता है। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे सुंदर कतार। कविता में हंसों की कतार, कतार यानी लाइन, हंस जो है कतार बनाकर चल रहे हैं, अर्थात पंक्तिबद्ध रूप में चलने का वर्णन किया गया है। आपने किन किन को और कब कब ऐसे लाइन बनाते हुए चलते देखा है, जैसे चींटी, गाड़ियां, बच्चे आदि। जैसे चींटियां जो है भोजन खोजने के समय एक सीधी लाइन में चलती हैं। स्कूल में बच्चे प्रार्थना सभा या परेड में जाते हैं तो अनुशासन से एक लाइन में चलते हैं। सैनिक जो फौजी है, वो फौजी जो होते हैं वो मार्च करते समय पंक्तिबद्ध चलते हैं। गाड़ियां जो है ट्रैफिक में एक के पीछे एक लाइन में चलती हैं। बत्तख या हंस जो है पानी या जमीन पर कतार बनाकर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, वर्षा में ध्वनियां। अब क्वेश्चन है कि कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं, इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनि यानी साउंड सुनाई दे रही होगी, अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। तो पहला देख लेते हैं, फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कौन कौन सी आवाज होगी, बूंदों के गिरने की टप टप आवाज, बिजली की गर्जना की आवाज, हवा की सरसराहट की आवाज, मेंढकों की टर टर, पक्षियों के चहकने की आवाज, पेड़ों की
डालियों के हिलने की ध्वनि, छत या टीन की चादर पर गिरती बूंदों की आवाज। नाउ इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कविता में मेंढक की टर टर को भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार कब कब अच्छे लगने लगते हैं। बेसुरी जो ध्वनियां है वो भी तब अच्छे लगने लगती है जब उनमें प्रकृति का आनंद या भावना जुड़ी होती है। वर्षा में मेंढकों की टर टर सुनकर मन में खुशी होती है। बच्चों की शोरगुल भरी हंसी भी हमें प्यारी लगती है। मंदिर की घंटियों की मिश्रित आवाज या बाजार की हलचल भी कभी कभी मन को जीवंत बना देती है, खुश कर देती है। राइट। नेक्स्ट है सृजन। सृजन मतलब बनाना, खुद से कुछ गढ़ना। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या मोद दोनों शब्द का अर्थ होता है खुशी, आनंद, प्रसन्नता। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कविता के इन दृश्यों को हम नीचे दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। जैसे जो भी हमने कविता में पढ़ा किस तरीके से सुंदरता से दिखाया गया, तो इस तरीके से हम पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कि हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थी, मोर नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, मेंढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। तो सेम चीज जो कविता में लिखी है, पोयम के फॉर्म में लिखी है, उसको हमने यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। अब इसी तरीके से यहाँ आगे हमें अब नीचे दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया मित्रों के संग खेलना। अब मित्रों के संग आप खेल रहे हैं तो ये एक लाइन है, इसको पैराग्राफ में लिखना है। ऐसे किसी प्रिय वस्तु को पढ़ना, किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना। तो इसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ, सारे टॉपिक पे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ्स दे दिए हैं, आप लिख लेंगे। ठीक है। जैसे मित्रों संग खेलना, किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना। मित्रों संग खेलने में वर्षा के समय में मैं अपने मित्रों के साथ गली में पानी में कागज की नाव चलाता हूँ या चलाती हूँ। सभी बच्चे भीगते हुए हंसते हैं, आसमान में चमकती बिजली देखकर खुश होते हैं। राइट। इसी तरीके से किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। किसी कार्य को पूरा करना या सफल प्रदर्शन करना। समुद्र के किनारे शांत सवेरा या शाम। राइट। पैराग्राफ आप लिख लेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है। बारिश के बाद उपवन में सैर करते हुए, जैसे पेड़ों से गिरती बूंदों की टप टप ध्वनि बहुत मधुर लगती है। पक्षी पेड़ों पर चहचहाते हैं और पूरा उपवन जैसे जीवंत हो उठता है। परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षा बाद मिलना। वर्षा के बाद मिलने पर क्या अनुभव होता है, ऐसी मुलाकातें हमारे मन में अपनापन और खुशी की भावना भर देती है। देखो, पोयम में सिर्फ इतना लिखा होता है। पोयम का मतलब ये है कम शब्दों में बड़ी बात कहना। लेकिन जब हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो हर चीज को डिटेल में लिखते हैं। तो आप अंतर समझ पा रहे होंगे, पोयम होती तो छोटी लाइन में बड़ी बात कही जाती, और पैराग्राफ लिखना है तो सब कुछ डिटेल में समझाया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है सर्दियों का पहला हिमपात। हिमपात मतलब जब बर्फ गिरती है तो बहुत सुंदर और अद्भुत लगता है देखकर। सफेद बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं जो धरती सफेद चादर ओढ़ लेती है। राइट। तो ये आप लिख लेंगे। कोई उत्सव जिसके बारे में आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हैं, जैसे दिवाली, होली, कुछ भी। राइट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है वर्षा से जुड़े गीत। ये आपको खुद करना है। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी, अब गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। तो हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत, लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत व लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने पेरेंट्स या इंटरनेट किसी की भी मदद ले सकते हैं और फिर एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तिका भी आप तैयार करिए। तो ये आप खुद से करेंगे। नाउ लास्ट पार्ट है यहाँ पर, उससे इसके बाद एक पोयम भी दी गई है, वैसे ये लास्ट है आज की पहेली। यहाँ पर हमें वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी। अब यहाँ पर कुछ पहेलियां हैं, एक एक करके इनको पढ़ेंगे और इनके आंसर बताएंगे। ठीक है। तो जैसे पहला है ये वाला, चलो रीड करते हैं। जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। तो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियों का मौसम है। यहाँ पर इस पहेली का आंसर है ग्रीष्म ऋतु। फिर है हवा में ठंडक बहती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम है। तो शरद ऋतु, ठंड का जो समय होता है। फिर है बर्फ गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, बूझो किस ऋतु की बात। शिशिर ऋतु, जो सर्दियों का मौसम होता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो शिशिर हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। नाउ नेक्स्ट है पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हर्षे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जो। तो वर्षा ऋतु। देन नेक्स्ट है
फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए, तो वसंत ऋतु। देन नेक्स्ट है, पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करे खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये हेमंत ऋतु। इसमें सारे पेड़ के जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। सारी पहेलियों के आंसर हो गए ना। लास्ट में दिया हुआ है झरोखे से। सो आपने जो कविता अभी पढ़ी इस पाठ में, इसे लिखा है मुकुटधर पांडे ने। अब पढ़ते हैं इन्हीं की, मतलब मुकुटधर पांडे जी द्वारा लिखी ही एक अन्य कविता ग्रीष्म जिसका नाम है, उसका एक अंश यहाँ पर एक पाठ दिया गया है, उसको रीड करेंगे। सो पोयम का नाम क्या है? ग्रीष्म यानी गर्मी। बीते दिवस वसंत के, लगा जेठ का मास, विश्व व्यथित करने लगा रवि किरणों की त्रास। अवनी आतप से लगी, जलने सबकी हाल, जीव जंतु चर अचर सब हुए अमिल बेहाल। गर्मी में किस तरीके से जीव जंतु चर अचर, चर जो चल सकते हैं, अचर जो नहीं चल सकते, सभी का हाल बेहाल है। रवि यानी सूरज की बात हो रही है। मयुग के ताप से झुलस गए वन बाग, सूखे सरिता, सरिता यानी जो नदियां हैं, नाले हैं, कूप तगाड़, ये सभी सूख गए हैं, इतनी ज्यादा गर्मी है। लगी आग पुरग्राम में, चिंता बढ़ी अपार, पूरे गांव में ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हो, बहुत चिंता बढ़ रही है। नर नारी जो स्त्री है पुरुष है सब व्याकुल हो रहे हैं, भय सदैव उर्धार। तो ये एक पोर्शन दिया गया है इस कविता का, ये आप रीड कर सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 7। एक ही चैप्टर में पूरा, एक ही पार्ट में पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यही पार्ट 1 है और यही लास्ट पार्ट है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। सो एज यू कैन इंडेक्स शीट यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 7 तक तो हमारा हो गया ना। पार्ट 8 जो है, बिरजू महाराज से साक्षात्कार, बिरजू महाराज जी का इंटरव्यू दिया गया है और नृत्यांगना सुधा चंद्रन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये विद्यार्थियों द्वारा लिखा है या इस पुस्तक में इंक्लूड किया गया है। ओके, चलिए तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। कोई आपके सजेशंस हैं, कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।